नमस्कार साथियों, स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है द्विध्रुवी प्रणाली का अंत। अब देखिए, दूसरा अध्याय है शीत युद्ध का अंत। यानी शीत युद्ध हमारा 45 वर्षों तक चला। 1990 में आकर के सोवियत संघ के पतन हो जाने के कारण वो समाप्त हो गया। तो हमारा दूसरा अध्याय है द्विध्रुवी प्रणाली का अंत हो गया। यानी शीत युद्ध की समाप्ति जब हुई तो उसके समाप्त होने के पश्चात ही दो ध्रुव जो थे वो दो महाशक्तियाँ, दो ध्रुव का मतलब होता है दो महाशक्तियाँ, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ, एक तरफ पूंजीवादी, दूसरी तरफ साम्यवादी। तो ये जो दो गुट थे तो इन्हीं को दो ध्रुव कहा गया है। तो द्विध्रुवी प्रणाली ढह गई। शीत युद्ध के समापन के पश्चात, सोवियत संघ के पतन के पश्चात दो ध्रुवी प्रणाली समाप्त हो गई। तो अब दो ध्रुवी प्रणाली का अंत हो गया। तो ये अंत कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो साम्यवाद है, ये साम्यवाद कार्ल मार्क्स की विचारधारा से प्रेरित है। एक दुनिया में एक बहुत बड़े लेखक हुए, उनका बहुत बड़ा लिटरेचर है और बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी और दलित, शोषित और मज़दूरों के प्रति, गरीबों के प्रति उनकी विशेष सहानुभूति थी। और उस ज़माने में, जिस ज़माने में वो थे, उस ज़माने में पूंजीपति किस प्रकार से मज़दूरों का शोषण कर रहे थे और ये उनसे देखा नहीं गया। तो उन्होंने बड़ा विरोध भी उनके जीवन में उनको सहना पड़ा, जेल भी जाना पड़ा। और लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बहुत सारा लिटरेचर लिखा और उस लिटरेचर को बहुत से विद्वानों ने और उनके अनुयायियों ने उसको पढ़ा, आत्मसात किया। और उन्हीं में से एक अनुयायी जो उनके थे वो व्लादिमीर लेनिन थे। और व्लादिमीर लेनिन ने उनकी विचारधारा से प्रेरित होकर के धरती पर साकार करने का काम व्लादिमीर लेनिन ने 1917 में रूस में कर दिखाया। तो कार्ल मार्क्स क्रांति का आह्वान करते हैं और उनकी ये विचारधारा थी कि मजदूर वर्ग इकट्ठा होकर के पूंजीपति को उखाड़ फेंके जड़ से और उनके जो उद्योग धंधे उन पर कब्जा कर ले और मजदूर वर्ग का शासन स्थापित हो। तो उन्हीं की इस विचारधारा को सर्वप्रथम धरती पर 1917 में लेनिन ने उतारा, साम्यवाद की स्थापना की रूस में और फिर वो उसका प्रसार किया। और 30 दिसंबर 1922 को सोवियत संघ का गठन किया। 30 दिसंबर 1922 को सोवियत संघ का गठन किया गया। और उस समय ये विचारधारा थी कि ये केवल रूस ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हम साम्यवाद का परचम लहराएंगे, झंडा फहराएंगे और पूरी दुनिया में, दुनिया के सभी देशों में साम्यवाद को हम लागू करेंगे, साम्यवाद की स्थापना करेंगे। ये सोवियत संघ का 1922 में ये उद्देश्य वो अपना लेकर के ये चले। तो 30 दिसंबर 1922 को सोवियत संघ का गठन किया गया। अब उसमें ज़्यादा इतना मुझे बताना ज़रूरी था कि सोवियत संघ का गठन कब हुआ और सोवियत संघ का पतन। तो 1922 में इसका गठन हुआ और 25 दिसंबर 1991 को ये, यानी 71 वर्षों तक ये सोवियत संघ अपने अस्तित्व में रहा और साम्यवाद का प्रसार करता रहा, प्रचार करता रहा और 71 वर्षों तक। और 25 दिसंबर 1991 को ये 15 गणराज्यों में बिखर गया और इसके बिखरने के उपरांत ही सोवियत संघ का पतन हो गया। और पतन के पश्चात जो द्विध्रुवी प्रणाली थी वो भी ख़त्म हो गई। अब केवल एक ही ध्रुव है, वो अमेरिका का, और अमेरिका का ही वर्चस्व कायम है। हालांकि अब और जो
विद्वान हैं, राजनीतिक पॉलिटिकल थिंकर हैं, अब उसको आज के इस दौर को बहुध्रुवी व्यवस्था भी मानने लगे हैं। तो फिलहाल 2 ध्रुव थे, 2 ध्रुव से 1 ध्रुव रह गया और अमेरिका का वर्चस्व इस समय कायम है। तो इसके बाद वो जो 15 गणराज्य जिन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, सोवियत संघ से अलग हो गए थे, सोवियत संघ से अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी थी, वो 15 गणराज्य ऐसे थे। और वो जब अलग हुए तो उसमें सबसे पहला लिथुआनिया था जिसने स्वतंत्रता की घोषणा की थी। तो यहाँ थोड़ा पॉइंट मैं समझाना चाहूँगा कि हम जब अध्ययन करते हैं तो हम सबसे अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने वाला रूस था, लेकिन यहाँ पर मार्च 1991 में लिथुआनिया ने सबसे पहले घोषणा की है, लेकिन वो राष्ट्रकुल का सदस्य नहीं है। ये कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो सोवियत संघ से अलग हुए देशों ने बनाया, तो वो इसका सदस्य नहीं है। और उसका ये कहना है कि वो सोवियत संघ के अंडर में कभी रहा नहीं। हालांकि उसका ये कथन बड़ा हास्यास्पद है और उसके कथन की रूस ने कड़ी आलोचना की और उसे हास्यास्पद भी बताया। तो जब तुम उसके अंडर में रहे नहीं तो आपने स्वतंत्रता की घोषणा कैसे कर दी? अब फिलहाल रूस उसके इस कथन को अनवैलिड मानता, अवैध मानता है। और इसके बाद जून 1991 में रूस ने स्वतंत्रता की सोवियत संघ से मतलब घोषणा की अलग होने की। तो फिलहाल तो चूंकि लिथुआनिया के उस स्टेटमेंट को अगर ध्यान में रखा जाए तो वो चूंकि राष्ट्रकुल का सदस्य भी नहीं है और वो इस चीज़ को स्वीकार भी नहीं कर रहा है, तो हम सबसे पहला जो स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला देश है वो रूस है, रूस को ही मानेंगे। तो अब देखिए कि इस समय इन्होंने ये जो स्वतंत्र हुए देश थे, जो 15 गणराज्य अलग हो गए, तो 15 गणराज्यों में 12 गणराज्यों ने राष्ट्रकुल की स्थापना की, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, राष्ट्रकुल जिसको संक्षेप में सिस कहते हैं, CIS सिस कहते हैं। और इन्होंने राष्ट्रकुल की स्थापना करी। इसमें 12 देश शामिल हैं। ये 12 देश कौन कौन से हैं? सबसे पहला रूस है, जॉर्जिया, यूक्रेन, मोल्दोवा, बेलारूस, आर्मीनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और इसके बाद 12वां है तजाकिस्तान। अब इसमें देखिए कि ये कुछ तो देश पूर्वी यूरोप के हैं। अब जैसे रूस है, ये जॉर्जिया है, यूक्रेन है, मोल्दोवा है, बेलारूस है, आर्मीनिया है, ये मतलब जो है, और अजरबैजान, ये पूर्वी यूरोप में आते हैं। इसके बाद कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ये देश जो है ये आते हैं मध्य एशिया में। तो ये 12 सदस्य देश जो है वो राष्ट्रकुल इन्होंने बनाया और राष्ट्रकुल की स्थापना 8 दिसंबर 1991 को की गई। 8 दिसंबर 1991 को राष्ट्रकुल की स्थापना की गई और इसमें 12 देश आज की डेट में शामिल हैं। और 15 देशों ने जो घोषणा की थी उसमें से 3 देश, ये लिथुआनिया, लातविया और ये एस्टोनिया, ये 3 देश जो है ये इसमें सिस में शामिल नहीं हैं, ये अलग हैं। लेकिन 15 देशों ने सोवियत संघ से ये अलग हुए थे। तो इस प्रकार से सोवियत संघ यानी साम्यवादी व्यवस्था का पतन हो गया था। और ये मैंने कुछ परिचय आपको दिया। और अब अगला मेरा प्रश्न ये है कि आखिर ये इतनी बड़ी व्यवस्था का, इतने बड़े संघ का पतन कैसे हो गया? अब देखिए, इतनी बड़ी व्यवस्था का अंत कैसे हो गया, पतन कैसे हो गया, इस पर जानना बहुत ज़रूरी है कि पतन क्यों हुआ सोवियत संघ का। तो मैंने कुछ कारण, बड़े इम्पोर्टेंट कारण हैं और उसको नोट किया है। तो सोवियत संघ के पतन के कारण, कैसे ये ढह गई व्यवस्था। एक 3 प्रकार की दुनिया थी, 3 प्रकार की दुनिया में एक दुनिया इनकी भी थी। और कैसे ये पतन हो गया इसका, दुनिया का। तो देखिए, पतन का सबसे पहला कारण है एक पार्टी का शासन।
लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपने देखा होगा, हमारे देश में लोकतांत्रिक प्रणाली है, हमारे देश में बहुदलीय शासन व्यवस्था है। किसी देश में द्विदलीय शासन व्यवस्था है, यानी दो राजनीतिक दल रह सकते हैं। लेकिन साम्यवादी शासन की ये शर्त है कि जहाँ पर साम्यवादी शासन होगा वहाँ केवल एक ही पार्टी होगी, वो कम्युनिस्ट पार्टी, और दूसरी किसी पार्टी की कोई जगह नहीं होती है। जो महान राजनीतिक विचारक कार्ल मार्क्स ने मतलब एक ही पार्टी के विषय में कहा है, एक ही व्यवस्था होगी साम्यवादी व्यवस्था, तो एक ही दल होता है, दूसरे दल की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो इसका परिणाम ये हुआ कि एक पार्टी का शासन है, जनता को दूसरा कोई विकल्प नहीं है, वो अच्छी हो या बुरी हो, उसी शासन व्यवस्था में जनता को रहना है। जनता के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है कि वो किसी दूसरी पार्टी को चुने। तो कहीं न कहीं एक मजबूर हो जाती है जनता, बाध्य हो जाती है उसी पार्टी को चुनने में कि वो चाहे अच्छा करे काम या खराब करे, हमारे पास दूसरा कोई विकल्प मतलब नहीं है। तो एक तो ये कारण रहा कि एक ही पार्टी का शासन चला और एक ही पार्टी की तानाशाही चली। कई नेता, लेनिन तो संस्थापक थे, लेनिन के बाद स्टालिन आए, खुर्शेव आए, ये एक तानाशाह के रूप में इन्होंने शासन किया। अब दूसरा कारण, तो पहला कारण एक पार्टी का शासन, कोई दूसरी पार्टी का विकल्प न होना, जनता के सामने कोई दूसरा विकल्प न होना, तो जनता का घुटन महसूस करना। दूसरा कारण है राजनीतिक लोकतंत्र का अभाव। अब राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? राजनीतिक लोकतंत्र के अंतर्गत जैसे प्रेस की आज़ादी, रेडियो है, समाचार है, और क्या कहते हैं, समाचार पत्र, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये मतलब समाचार पत्र होंगे, मीडिया होगी, लेकिन वो सरकार के इशारे पर चलेगी, सरकार की बुराई नहीं कर सकती है, और मतलब जैसा राजनीतिक दल चाहेगा, जो चाहेगा वो छपेगा। तो प्रेस के पास अपनी कोई आज़ादी नहीं है, प्रेस जो है वो सरकार के अंडर में है। तो ये लोकतंत्र फिर कहाँ रहा? तो प्रेस की आज़ादी नहीं थी, और जनता की बातें जो थी, जनता की जो समस्याएं थी, वो इग्नोर हो जाती थी, वो शासन तक कम पहुंच पाती थी। तो मतलब राजनीतिक मतलब स्वतंत्रताएं नहीं थी लोगों के पास, और जितने भी उद्योग धंधे थे, जितने भी उपक्रम थे, वो सब सरकार के नियंत्रण में थे, वहाँ कोई पूंजीपति नहीं हो सकता है। तो राजनीतिक लोकतंत्र का अभाव था। तीसरा है नागरिकों के जीवन स्तर में कमी। बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार साम्यवाद का बढ़ चुका था, और वो सारे राज्य जो थे वो सोवियत संघ के अंडर में थे। सोवियत संघ से ही एक ही धुरी से उसका सब सारे देशों का संचालन होता था, एक ही कानून, एक ही निर्देशों का पालन करना पड़ता था। बहुत दूर तक बहुत बड़ा क्षेत्रफल था सोवियत संघ का, उसमें 15 गणराज्य शामिल थे। तो आप समझ लीजिए, स्वयं आज जब टूट के बिखर गया है, केवल सोवियत संघ से रूस केवल अकेला रह गया, तब भी वो दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। तो आप समझ सकते हैं कि जब वो 15 देश उसमें शामिल होंगे तो कितनी बड़ी व्यवस्था होगी। तो नागरिकों का जीवन स्तर जो था, वो उनकी लाइफ स्टाइल काफ़ी पश्चिमी देशों के मुकाबले में, जो पूंजीवादी देश थे, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि यूरोप एक तरीके से पश्चिमी यूरोप पूर्वी यूरोप में विभाजित था। तो पश्चिमी यूरोप के देश जो थे वो पूंजीवादी देश थे। पूंजीवादी देशों की जनता जो वहाँ थी, उसका जीवन स्तर काफ़ी अच्छा था, और वो अच्छी लाइफ स्टाइल को जी रहे थे। और उनकी तुलना में जो पूर्वी यूरोप के देश थे, उनका जीवन स्तर काफ़ी गिरा हुआ था, जो साम्यवाद के शासन प्रणाली जहाँ पे थी, जो सोवियत संघ में थे,
उनका जीवन स्तर गिरता चला जा रहा था, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। तो वहाँ की जनता भीतर भीतर नाराज़ थी। वो जब पश्चिमी देशों को अच्छे खासे मतलब देखते कि कपड़ों से, साज सज्जा से, खान पान से और बड़े उनके मुकाबले में बहुत अच्छे हैं, तो उनको बड़ी ईर्ष्या होती। तो ये भी एक जनता के आक्रोश का कारण था कि उनका जो जीवन स्तर था वो बहुत नीचे गिर चुका था। प्रतिस्पर्धा के कारण सैन्य सामग्री में भारी खर्च एक बहुत बड़ा कारण है ये कि जो दोनों महाशक्तियों के बीच में जो प्रतिस्पर्धा चल रही है, जो शीत युद्ध चल रहा है, वो शीत युद्ध, भाई युद्ध का तो खतरा बना ही हुआ है, और जब युद्ध का खतरा बना हुआ है, युद्ध हो भी सकता है, तो ऐसी स्थिति में ये सैन्य खर्च बहुत हो रहा था भारी। मतलब जो जनता में, जन कल्याण में खर्च होना चाहिए, जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में, विकास में जो धन खर्च होना चाहिए, वो धन लड़ाई के लिए, बड़े बड़े हथियारों की खरीद फरोख्त के लिए, उनका निर्माण करने के लिए कंपनियों में जो है वो काफ़ी भारी मात्रा में धन खर्च हो रहा है। और वो सैन्य साजो सामान सप्लाई किए जा रहे हैं, कहीं यहाँ मिसाइलें लग रही, कहीं वहाँ मिसाइलें लग रही, कहीं वियतनाम में युद्ध, कहीं पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी में विरोध। तो इस समय क्या हो जाए, तो ये दोनों महाशक्तियां अपने जो है सैन्य खर्चों में बहुत वृद्धि कर चुकी थी, और उसमें सोवियत संघ की चूंकि अर्थव्यवस्था उसकी बंद अर्थव्यवस्था थी, वहाँ केवल सरकार ही सारे उद्योगों को चला रही थी, उसके निर्देश से उसके अधिकारी चला रहे थे, वहाँ कोई पूंजीवाद नहीं था, तो इसलिए वो बंद प्रकार की अर्थव्यवस्था थी। तो अब इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बंद है, खुलापन उसमें नहीं है, तो वो एक तरीके से मान के चलिए कि विस्फोट तो होना ही है। तो ये जो सैन्य सामग्री पर भारी मात्रा में खर्च किया गया, तो एक तरफ लड़ाई झगड़े में पैसा खर्च किया जा रहा, तो दूसरी तरफ जनता मर रही है भूखों। तो ये एक बड़ा कारण था कि प्रतिस्पर्धा के कारण, क्योंकि शीत युद्ध चल रहा था, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में शीत युद्ध चल रहा था, सैमात का खेल चाहिए, इसलिए सैन्य सामग्री है उसमें भारी मात्रा में खर्च किया गया। जो पैसा जनता में खर्च होना चाहिए वो नहीं गया जनता में, और सैन्य सामग्री में खर्च हुआ। अगला है साम्यवादी शासन एक तानाशाही के रूप में। दुनिया में साम्यवाद, पहले शुरू में साम्यवाद को बहुत अच्छा माना गया, लेकिन जो इसका रूप सामने आया, जो इसका प्रत्यक्ष धरती पर जो प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप इसका जो सामने आया, वो एक तानाशाही के रूप में स्थापित हुआ। अब तानाशाही के रूप में स्थापित हुआ, तो तानाशाही का मतलब आप जानते हैं। अब यहाँ पर चूंकि साम्यवाद की स्थापना ही क्रांति करके हुई थी, पूंजीपतियों को रूस में उखाड़ फेंका गया था, तो जब क्रांति से हुई है स्थापना, तो उसमें जो शासक हैं, अब एक पार्टी दूसरी पार्टी नहीं है, दो दल भी नहीं है कि जनता विकल्प, एक ही पार्टी है, जनता को चुनना। तो जब एक ही पार्टी है, तो वो पार्टी के नेता जानते हैं कि साम्यवाद बना रहेगा और साम्यवादी नेताओं को ही शासन करना है। तो ऐसी स्थिति में ये लेनिन के बाद जो है वो स्टालिन और क्रुश्चेव और कई ऐसे लीडर रूस में हुए जो जिन्होंने तानाशाही अपनी दिखाई, और तानाशाह के रूप में उनका इतिहास में नाम है। तो ये साम्यवादी शासन जो है एक तानाशाही के रूप में इसका व्यवहारिक पक्ष हमारे सामने आया। ये एक नकारात्मक पक्ष है, और जनता इसके जो बुनियादी जो उसकी ज़रूरतें थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, केवल प्रतिस्पर्धा की तरफ ध्यान लगा हुआ था। सारा का सारा फोकस जो है वो शीत युद्ध में लगा हुआ था। जनता की आकांक्षाएं और जनता की इच्छाएं और जनता की ज़रूरतें वो पूरी तरीके से मतलब जो है इग्नोर थी। अगला है पश्चिमी देशों की भूमिका। अब इसमें पश्चिमी देशों की भी भूमिका है भाई, एक तरफ पूर्वी यूरोप, दूसरी तरफ पश्चिमी यूरोप। तो पश्चिमी यूरोप के देश वो पूंजीवादी देश थे, तो पूंजीवादी देश, उनके लोगों का मैंने भी बताया कि जीवन स्तर बहुत अच्छा था, तो वो जब उनको
अच्छे खासे चलते हुए गाड़ियों से पहनते उड़ते और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हर क्षेत्र में वो विकसित हैं, और ये उतने विकसित नहीं हैं, तो वो हैं तो उसी स्थान के। केवल शासन में अंतर है, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण वो अलग अलग हैं, बाकी तो भू क्षेत्र के हिसाब से एक ही है। तो ऐसी स्थिति में पश्चिमी देशों ने, जो देश थे पूंजीवादी, उन्होंने इनको लोक लुभावनी बातें की और कि भाई हमारी व्यवस्था अपना लीजिए और आप ऐसे जैसे हम हैं वैसे आप भी हो जाएंगे। तो इनका भी, इनकी पश्चिमी देशों की भी भूमिका मतलब जो है रही है सोवियत संघ के पतन में, क्योंकि वहाँ की जनता जब उनको उनका जीवन स्तर अच्छा देखती तो वो खुद भी यही सोचती कि मेरा भी जीवन स्तर अच्छा होना चाहिए। तो अब जैसे थोड़ा सा मैं उदाहरण दे दूं आपको कि जैसे बगल में पड़ोसी है, दो पड़ोसी हैं, एक के पास कार आ गई तो दूसरा तो चाहे जैसे वो करे, चाहे कर्ज लेके करे, वो भी कार लाएगा। अगर पड़ोसी का मकान दो मंजिल का बना हुआ है, उसके दूसरे पड़ोसी का मकान जो है एक मंजिल का बना हुआ है, तो वो चाहे जो करे वो भी 2 मंजिल बनाएगा, हो सकता है 3 मंजिल बना दे, भले ही उसको कर्जा लेना पड़े। तो ये यहाँ भी पड़ोस का ही मामला है। तो अब एक व्यक्ति जो है वो रह रहा है, उसका जीवन स्तर इतना अच्छा है वहाँ के लोगों का, उस देश के लोगों का, और हमारे देश के लोगों का हमारा जीवन स्तर बहुत खराब है, तो हम जाहिर है उनकी नकल करेंगे और उनको अपनाएंगे, उनकी शासन प्रणाली अपनाने की अपेक्षा रखेंगे, तो हम साम्यवाद से हमें हमारा मुंह भंग होगा। तो इसमें पश्चिमी देशों की भी भूमिका रही। अच्छा, गणराज्यों में घुटन महसूस हो रही थी। ये सारे कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब एक पार्टी का शासन है, उसी पार्टी की तानाशाही है, और राजनीतिक लोकतंत्र है नहीं, जनता को अपनी मांग उठाने का अधिकार है नहीं, प्रेस को आज़ादी नहीं, तो कहीं न कहीं सारी पूरी की पूरी एक व्यवस्था जो है वो एक बंद है, बंद व्यवस्था हो गई। अब उस बंद व्यवस्था जब हो जाएगी तो घुटन महसूस होगी, घुटन महसूस होगी तो आप आज़ादी चाहेंगे। भाई एक कमरे में किसी व्यक्ति को बंद कर दिया जाए और बंद करके उसको 2-4 दिन के लिए कोई आदमी चला जाए बंद करके, 2 ही 4 दिन की बात कर रहे हैं, तो वो घुटन महसूस करने लगेगा। यहाँ तो लगभग 70 सालों की बात है, हो रही है। तो अब ये गणराज्य जो थे, जो उसमें शामिल थे सोवियत संघ में, ये कहीं ना कहीं घुटन महसूस कर रहे थे। इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, और जो इनके जन कल्याण में खर्च होना चाहिए वो भारी सैन्य सामग्रियों में खर्च हो रहा था, गोला बारूद भी पैसा खर्च हो रहा था, परमाणु हथियारों के विकास करने में कंपनियों में पैसा खर्च हो रहा था। तो इसलिए जनता उपेक्षित हो रही थी। जो बुनियादी ज़रूरतें हैं जनता की, जो जैसे साबुन है, तेल है, चाय है, कॉफ़ी है, कपड़े हैं, ये भी तक सही ढंग से नहीं मुहैया हो पा रहे थे। अगला है भ्रष्ट नौकरशाही। एक होता है शासक, दूसरा होता है प्रशासक। तो ये प्रशासकों में हैं, तो जब सरकारी सारे जो उद्योग हैं, सारे जो उपक्रम हैं सरकार, वो सब सरकार के अंडर में हैं, और ये सरकार के आदमी हैं, ये नौकरशाह हैं। तो अब जब एक पार्टी का शासन है, वो नौकरशाह स्थायी एक प्रकार के नौकरशाह हैं। तो ऐसी स्थिति में उधर प्रेस को भी आज़ादी नहीं है, जनता की बात कोई सुनने वाला है नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये नौकरशाही जो है अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए, अपने व्यक्तिगत हितों के लिए ये सरकारी धन का दुरुपयोग कर रही थी। जो पैसा ऊपर से तो ठीक था शासन कि भाई ऊपर से भाई जनता के लिए पैसा आ रहा है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन ये अपने निजी स्वार्थों में, जैसे आज भारत में भी आप देखते हैं कि बहुत से लीडरान जो है वो घोटाले पाए जाते हैं सरकारों में। जब सरकारें जाती हैं तो उनके घोटाले निकलते हैं, ये घोटाला, वो घोटाला। इसी प्रकार से ये वहाँ की भ्रष्ट नौकरशाही हो गई थी, और अपने व्यक्तिगत और निजी स्वार्थों के लिए जो सरकार से प्राप्त धन है उसका दुरुपयोग कर रही थी। जो जनता में धन जाना चाहिए, जन कल्याण के लिए जाना चाहिए, वो न जा करके उनके जेब में जा रहा था। तो इसलिए ये जो जनता की आकांक्षाएं थी वो स्वतंत्रता के लिए व्याकुल हो उठी, और इन्हीं सब कारणों की वजह से सोवियत संघ का पतन हुआ। सोवियत संघ के पतन में एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण और है, ये राजनीतिक कारण है,
दरअसल 1988 में सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति बने वो मिखाइल गोर्बाचोव बने और ये काफ़ी उदारवादी नेता माने जाते हैं। तो इनकी आलोचक जो है इनकी नीतियों को, ये दो नीतियां लाए और इनकी नीतियों को जिम्मेदार मानते हैं। ये दो नीतियां रूसी भाषा में इनको कहते हैं ग्लासनोस्त नंबर 1 और नंबर 2 पेरेस्ट्रोइका। तो दरअसल चूंकि आप जानते हैं कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था राज्य नियंत्रित थी, राज्य का उस पर स्टेट का नियंत्रण था, तो ऐसी सिचुएशन में नौकरशाही बहुत भ्रष्ट हो गई थी और उसको ये जो मिखाइल गोर्बाचोव थे ये भी जानते थे अच्छी तरीके से। तो इसमें सुधार लाने के लिए ये दो नीतियां मतलब लाई गई कि उसमें सुधार हो। तो ये पहली ये ग्लासनोस्त, इसका मतलब होता है खुलापन, खुलापन यानी पारदर्शिता। तो जो सरकारी जो नौकरशाही थी, जो उपक्रम थे जो सरकारी नियंत्रण में और उनको चलाने वाले जो बड़े बड़े अधिकारी थे और वो भ्रष्ट थे, ये इस चीज़ को तत्कालीन राष्ट्रपति अच्छी तरह जानते थे। तो उस ग्लासनोस्त की यही नीति थी, उसके अंतर्गत यही था कि भाई जो प्रशासन है, प्रशासन में पारदर्शिता होनी चाहिए। तो एक तो ये नीति लाई। दूसरी पेरेस्ट्रोइका की नीति है। पेरेस्ट्रोइका का मतलब ये होता है, रूसी भाषा में उसका मतलब होता है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता या पुनर्गठन। तो हालांकि मिखाइल गोर्बाचोव ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि सोवियत संघ से उसकी जो घटक इकाइयां हैं जो वो स्वतंत्रता घोषित कर दें, लेकिन इन्हीं नीतियों का लाभ उठा करके, इन्हीं दोनों नीतियों का फायदा उठा, जो उन्होंने सोचा वो तो हुआ नहीं और हो गया उसका उल्टा। तो इन्हीं नीतियों का फायदा उठा करके 15 गणराज्यों ने सोवियत संघ से अपने आप को अलग कर दिया। ये जो पेरेस्ट्रोइका की नीति है कि स्वतंत्र मतलब संघ से भी अगर कोई चाहे तो स्वतंत्र हो सकता है, स्वतंत्र रह सकता है, ये इसमें प्रावधान था। तो इसका फायदा उठा करके मतलब जो है 15 देशों में सोवियत संघ बिखर गया। तो हालांकि इनका उद्देश्य बहुत पवित्र था, लेकिन उसका परिणाम उल्टा हुआ। ये चीज़ समझने की है। तो इस जरिए से ये इसके पतन की मुख्य जिम्मेदार ये दोनों नीतियां मानी जाती हैं।